तो हमारा चैप्टर है सेकेंड चैप्टर। यहाँ पे सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है क्या, कीपिंग क्वाइट। और ये कंपोज किसके द्वारा किया गया है, पेब्लो नरूडा के द्वारा यहाँ पे कंपोज किया गया है। इस चैप्टर में कवि कह रहा है कि मैं 12 तक की गिनती जो है कि काउंट करूँगा और आप सभी बिल्कुल क्या हो जाना, साइलेंट हो जाना, शांत हो जाना। यहाँ पे अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग जो है कि बातें कवि व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। कवि यहाँ पे ये चाहता है कि मनुष्य जो है अपनी भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी है, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा जो है कि अभ्यस्त हो चुका है कि वह अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा। जो मूल सुख है उस मूल सुख से बिल्कुल वंचित हो जा रहा है। साथ ही पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहा है और हम पर्यावरण को हानि पहुंचा करके बाद में पर्यावरण जो है कि जैसे हम जब पर्यावरण को हानि पहुंचाएंगे तो वह पर्यावरण हमें भी क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट तरीके से मनुष्य इतना ज़्यादा स्वार्थी हो चुका है कि सिर्फ जो है कि अपने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी में इतना अभ्यस्त हो चुका है कि वह स्थिर उसकी ज़िंदगी है ही नहीं। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं 12 तक की गिनती जो है कि काउंट करूं और आप बिल्कुल शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। लेकिन यहाँ पे कवि दूसरे पक्ष में ये भी कहना चाहता है कि शांत होने का मतलब और स्थिर होने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से निष्क्रियता चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि संसार में कुछ पल के लिए शांति या अमन कायम हो जाए, जिससे हर एक मनुष्य जो है कि जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें हैं, उनको समझ सके। तो यहाँ पे जो कवि है जो कह रहा है कि मैं 12 तक की काउंटिंग करूँगा, तो इसका अभिप्राय ये है कि देखिए एक जो घड़ी होती है उस घड़ी में 12 घंटे का समय होता है और महीना जो होता है वो भी 12 का होता है, पूरा वर्ष। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके, अगर मैं 12 तक की काउंटिंग कर रहा हूँ तो 12 घंटे अगर हो सके तो 12 घंटे सही, या 12 महीने हो सके तो 12 महीने सही। जितना संभव हो सके हमें अपने जीवन में स्थिर होना चाहिए और शांति से, अमन से रहना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी प्रकृति को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुँचाएंगे और कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के हृदय को भी चोट नहीं पहुँचाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं 12 तक की काउंटिंग करूं और जहां तक संभव हो आप सभी बिल्कुल शांत रहें, स्थिर रहें, मौन रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, ठीक है। वो ये भी चाहता है कि आप निष्क्रिय नहीं हो, आप इनएक्टिव टोटली नहीं हो जाना है, एक मृतक के समान आपको नहीं हो जाना है। जिंदगी है और इसको जीना भी जरूरी है, एक जीवंत रूप में जीने की आवश्यकता है इस जिंदगी को। लेकिन इस प्रकार से जीना है कि बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना पर्यावरण को प्रदूषित किए, बिना किसी हानि के हमें अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। यह मैसेज इस चैप्टर में कवि देने का कोशिश कर रहा है। तो आइए इसमें एक एक स्टेंजा करके हम लोग इसका पूरा अर्थ निकालेंगे, इसके सेंस को समझेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि यहाँ पे MCQs टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बल दिए जा रहे हैं इस पर, है ना। तो MCQs टाइप के क्वेश्चन पर जो जोर दिया जा रहा है, MCQs टाइप के क्वेश्चंस के अलावा आपके पास जो स्टेंजा आएगा उस स्टेंजा के नीचे क्वेश्चन आएगा। तो आपको बार बार मैं बताता हूं कि यहाँ पे जितने भी स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आएंगे, जितने भी स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आएंगे, ये स्टेंजा वाइज क्वेश्चन 2 प्रकार के होंगे। एक तो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड पर आधारित क्वेश्चन, एक डायरेक्ट मेथड पर आधारित क्वेश्चन हो जाएगा और एक इनडायरेक्ट मेथड पर आधारित क्वेश्चन हो जाएगा। एक इनडायरेक्ट मेथड पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो डायरेक्ट मेथड पर आधारित वे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे स्टेंजा में ही उसके अर्थ, उसके आंसर मिल जाते हैं या पैसेज में उसके आंसर मिल जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टाइप के जो मेथड के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब हमें अपने सूझबूझ, अपने जो यहाँ पे कविता का जो मूल सार है, उसका जो मेन केंद्र बिंदु है, उस चीज़ को समझ करके उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना चाहिए। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि कवि कह रहा है शांत रहने के लिए, तो यहाँ पे शांत रहने का मतलब क्या है। अब ये तो आंसर दिए लिखा नहीं है, अभी पैसेज आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कह रहा है कि अभी हम 12 की गिनती गिनेंगे, 12 तक की, और हम सभी शांत हो जाएंगे। तो शांत रहने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई कुछ करे ही नहीं, कोई काम ही नहीं करे, कोई बोलना ही नहीं है, पूरी तरह से एकदम निष्क्रिय हो जाना है। इसके कहने का मतलब ये नहीं है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। इसलिए कविता का सार समझने की आवश्यकता है। देखिए, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है उसका मूल अर्थ। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ज़्यादातर इंग्लिश पढ़ते समय अध्यापक यहाँ पे ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो भी इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर देते हैं।
ये लिटरेचर है, इसको साहित्य कहते हैं। साहित्य का मतलब ये नहीं है कि हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद। आप काव्य संकलन पढ़ते हैं, काव्य संकलन में काव्य आप जब पढ़ते हैं, जो श्लोक आप पढ़ते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि श्लोक सिर्फ पढ़ दिया और पढ़ के विद्यार्थी को सुना दिया तो उसका अर्थ कंप्लीट हो गया। क्या ऐसा है? उसके कुछ और अर्थ होते हैं और उस अर्थ को बताना एक अध्यापक का दायित्व होता है। तो यहाँ पे हमें उस चीज़ को समझने की जरूरत है। हमें सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं समझना है, कभी क्या भाव देना चाहता है, कभी क्या समझाना चाहता है, उस चीज़ को भी समझने की जरूरत है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश का टीचर क्या करेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर देंगे। कविता उठाया या पैसेज उठाया, स्टोरी उठाया, कुछ भी उठाया, उसको अंग्रेजी में जो लिखा है सिर्फ उसका हिंदी बता दिया और हो गया यहाँ पे लिटरेचर कंप्लीट। तो ऐसे नहीं होता। साहित्य एक अलग ही चीज़ है और साहित्य में जो प्रेरणा देने की कोशिश कभी करता है, जो लेखक आपको सूझबूझ, जो आपको सुझाव देने की कोशिश करता है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और उसके लिए सिर्फ ट्रांसलेशन मेथड काम नहीं करेगा, आपको अपना सेंस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे, हम पूरी तरह से इस कविता का मूल सार समझने की कोशिश करेंगे कि कवि हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आइए एक एक स्टेंजा करके हम इसको समझते हैं अच्छे से पहले। और जब ये समझ में आ जाएगा तो हमसे चाहे डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन पूछे, चाहे इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन पूछे, हम सभी प्रश्नों का जवाब आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। देखिएगा सभी लोग, कभी कह रहा है पहले स्टेंजा में, नाउ मिस अब, वी माने हम, विल काउंट माने गिनेंगे, 12 माने 12 तक की गिनती। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड मिस और, वी माने हम, विल ऑल माने हम सभी लोग, कीप स्टील का मतलब होता है एकदम शांत हो जाएंगे। स्टील का मतलब होता है, देखिए, स्थिर होना। स्थिर होने का मतलब बिल्कुल शांत हो जाना। हम 12 तक की गिनती गिनेंगे और हम सभी बिल्कुल क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और यहाँ पे करा है फॉर वंस माने एक पल के लिए, ऑन द फेस माने होता है चेहरे पर, और चेहरे का मतलब यहाँ पे चेहरा नहीं होगा। करा अर्थ माने पृथ्वी के, पृथ्वी के चेहरे का मतलब यहाँ पे पृथ्वी की सतह से है। करा है कि एक बार, सिर्फ एक बार इस पृथ्वी की सतह पर क्या हो, लेट नॉट, चलो नहीं बोली जाए। स्पीक माने होता है बोली जाए, नॉट मीन्स नहीं, नहीं बोली जाए। एनी लैंग्वेज माने कोई भी भाषा। देखिए यहाँ पे कवि इनडायरेक्ट तरीके से ये कहना चाहता है कि इस संसार में नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं और भाषाओं के आधार पर अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना। तो कह रहा है ना कि एक बार ऐसा होना कि संसार में कोई भाषा ही नहीं बोली जाए, कोई भी लैंग्वेज न बोली जाए। और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल क्या हो जाए हम लोग, स्टॉप माने रुक जाएं, कुछ भी ना बोलें, कोई दूसरी भाषा ना बोली जाए। एंड नॉट मूव, और नहीं, मूव माने होता है हिलाना, नहीं हिलाए डुलाए। और आर माने अपनी भुजाओं को, सो मच माने बहुत ज़्यादा, और हम अपनी भुजाओं को बहुत ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, अर्थात किसी भी प्रकार का बैड एक्टिविटीज़ न करें। यहाँ पे इन चीज़ों को मना करने का मतलब है, कभी ये कहना चाहता है कि हम किसी भी प्रकार का बैड एक्टिविटीज न करें। बात क्लियर है? पहले वाले स्टेंजा का फिर से अर्थ देख लीजिएगा। करा है नाउ वी विल काउंट टू 12, करा कि अभी मैं या हम लोग 12 तक की गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। और फॉर वंस माने एक पल के लिए, चलो एक बार फिर से, एक बार के लिए, या वंस माने एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ माने इस पृथ्वी के सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, चलो कोई भाषा ना बोलते हैं, कोई भी भाषा ना बोलते हैं, भाषा और भाषी का बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते हैं। और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपनी भुजाओं को बिल्कुल भी हिलाते डुलाते नहीं हैं, अर्थात किसी प्रकार का कोई हरकत, कोई एक्टिविटीज न करें। अगले पैसेज में देखिएगा, कर रहा है अगर ऐसा करते हैं तो इट वुड बी एग्जोटिक मोमेंट, मतलब यदि हम कोई भाषा न बोलें, भाषा के आधार पर लड़ाई न करें, अपनी भुजाओं को हिलाए डुलाए नहीं, अर्थात कि कोई बैड एक्टिविटीज न करें, अगर ऐसा नहीं करते हैं, पूरी तरह से शांत होते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो क्या होगा, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। इट माने यह, वुड बी माने होगा, एग्जोटिक माने होता है बिल्कुल मोहक, मोमेंट माने होता है क्षण। यह एक बहुत मोहक क्षण होगा, एक मोहक पल होगा, एक बहुत ही शानदार पल होगा।
और विदाउट रस, जिसमें विदाउट जो बिना, विदाउट माने बिना, रस माने भाग दौड़ का होगा। यह एक ऐसा मोहक पल होगा जो बिना भाग दौड़ का होगा। यहाँ पे जैसे रस का मतलब क्या होता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी। मनुष्य स्थिर कहाँ है, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अभ्यस्त इतना ज़्यादा है कि वह खुद को ही भूल गया है, अपने अस्तित्व को भूल चुका है सिर्फ अपने भौतिक सुखों के चक्कर में। तो कह रहा है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस मतलब यहाँ पे हम सभी शांत जब हो जाएंगे और कोई बैड एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो यह एक मोहक पल होगा जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन, और इसमें कोई इंजन भी नहीं होगा। इंजन ना होने का मतलब यहाँ पे कभी से कोई मशीनरी नहीं होगी। देखिए इंजन जो होता है, जो मशीनरीज होती हैं, ये आवाज़ करती हैं, शोरगुल करती हैं, और शोरगुल करती हैं तो हमारे पर्यावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। आपको बता दें पूरे इन्वायरमेंट पोल्यूशन का 95% कंजप्शन यहाँ पे जो है कि पोल्यूशन से ये सिर्फ मशीनों से होता है। आप अंदाज़ा लगाइए, मनुष्य अपने फायदे के लिए, अपने सुख के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए इतनी सारी मशीनरीज का इस्तेमाल कर रहा है, उस मशीनरी से इतना सारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। 95% का जो है कि पर्यावरण प्रदूषण सिर्फ मशीनरीज की वजह से होता है। आप कल्पना कीजिए एक बार कि जितनी भी मशीनरीज हैं, इन सारी मशीनरीज को बंद कर दिया है तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा होगा, अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि हर एक मशीनरी, जितनी भी मशीनरीज हैं, उन सभी मशीनरीज से कहीं ना कहीं पोल्यूशन निकलता है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन के रूप में निकले, चाहे सॉइल पोल्यूशन के रूप में निकले, चाहे एयर पोल्यूशन के रूप में निकले, चाहे किसी न किसी प्रकार का वो पोल्यूशन करती ही हैं। कोई भी मशीनरी, आपकी अपनी छोटी जो बाइक होती है ना, कार होती है, उसी को ले लीजिए, आप अंदाज़ा लगाइए, उससे मात्र कार से रिकॉर्ड ये है, कार से 20 से लेकर के 30% तक का जो है कि प्रदूषण होता है। सिर्फ कारों से, हवाई जहाज, रेलवे, इन सब चीज़ों को, फैक्ट्रीज को, कंपनियां जो हैं, इन सब को छोड़ दीजिए, सिर्फ कार से 30% का एयर पोल्यूशन होता है। तो कभी कह रहा है यहाँ पे इसलिए कि यदि हम इसमें स्थिर हो जाएं और तब एक ऐसा पल होगा जिसमें कोई मशीनरीज नहीं होगी, कोई इंजन नहीं होगा, शोरगुल नहीं होगा, ये पर्यावरण शांत होगा, इसमें कोई भागदौड़ नहीं होगी, और वी वुड ऑल बी टुगेदर, और वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी के सभी, टुगेदर माने एक साथ होंगे। तब हम सभी क्या होंगे, एक साथ होंगे। जब कोई भाषा नहीं बोली जाएगी, भाषा के आधार पर कोई भिन्नता नहीं होगी, तो हम सभी क्या होंगे, एक हो जाएंगे। और इन सडन स्ट्रेंजनेस, सडन माने अचानक से, स्ट्रेंजनेस माने एक अजीब सी चीज का अनुभव होगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो हमें एक अजीब ही अनुभव का आभास होगा, एक अजीब सा अनुभव प्राप्त होगा हमें। इस दूसरे वाले स्टेंजा को देखिएगा, कह रहा है कि ऊपर वाले स्टेंजा से कनेक्ट करके दूसरे वाले को बोल रहे हैं, कह रहा है कि यदि हम एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, अपनी भुजाओं को न हिलाए डुलाएं, न कोई भाषा बोली जाए, भाषा के आधार पर कोई भिन्नता ना हो, जब ऐसा हो जाएगा तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक बिल्कुल मोहक पल होगा। विदाउट रस, जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन, जिसमें कोई मशीनरीज नहीं होगी, पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले कोई इंजन नहीं होंगे, और वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सारे के सारे लोग एक साथ होंगे। और इन सडन माने अचानक से, स्ट्रेंजनेस एक अजीब सी चीज का क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर ऐसा जब हो जाएगा तो क्या होगा, फिशरमैन इन अ कोल्ड, वह फिशरमैन माने जो मछुआरा है, जो कोल्ड माने इस ठंडे, सी माने सागर में, कह रहा है कि जो मछुआरा ठंडे से सागर में, वुड नॉट हार्म माने वह नहीं हार्म माने हानि नहीं पहुंचाएगा। वेल माने होता है मछली को, यहाँ पे वेल एक प्रकार की मछली होती है, और वेल कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वेल को, वेल कहने का मतलब यहाँ समस्त मछलियों की बात हो रही है। अगर सारे लोग स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, बैड एक्टिविटीज बंद कर दें, तो जो मछुआरा है वह मछलियों को हानि नहीं पहुँचाएगा। यहाँ कभी सिर्फ मछुआरे की तुलना किया है, लेकिन वह एक प्रकार से सभी मनुष्यों को कह रहा है कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाएगा यदि वह क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि वह हम्बल माइंडेड हो जाएगा तो वह कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकृति के दूसरे जंतु को, किसी दूसरे जीव को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बात समझ में आ रही है। एन मैन गैदरिंग, और वह मैन माने जो आदमी है, जो गैदरिंग माने इकट्ठा कर रहा है, साल्ट माने नमक। यहाँ पे कभी एक समुंदर को ले लिया है, और समुंदर में जो रहने वाली मछली है, उस मछली को पकड़ने वाले मछुआरे को ले लिया है, और उसी समुद्र के किनारे नमक को एकत्रित करने वाले
एक वर्कर को ले लिया है और इन दोनों के बारे में कर रहा है। बात इन दोनों की कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात समस्त मनुष्यों की हो रही है। कर रहा है कि द मैन गैदरिंग साल्ट, वह आदमी जो साल्ट माने नमक, गैदरिंग माने इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक माने वह देख सकेगा, हिज माने अपने, हर्ट माने घायल, हैंड माने हाथ को। यदि सारी चीजें शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, आदमी रिलैक्स हो जाए, तो रिलैक्स जब हो जाएगा ना, तो वह जो आदमी है जो नमक बटोर रहा है और नमक बटोरते बटोरते उस नमक को इकट्ठा करने के चक्कर में कि मैं बहुत ज्यादा नमक इकट्ठा कर लूं, बहुत पैसे कमा लूं, वो इस भौतिक सुख के लिए वह अपने खुद के हाथ में लगे हुए चोट को भी देख नहीं पा रहा है। लेकिन यदि सारी चीजें स्थिर हो जाएंगी तो वह शायद अपने चोट को देख सकेगा, वह अपने घाव को समझ सकेगा, वह अपने आप से अपने आप को एक पल दे सकेगा, वह अपने आप को एक छोटा सा मौका दे सकेगा। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाहता है कि मनुष्य जो होता है वह सिर्फ अपने भौतिक सुख के लिए, अपने सांसारिक सुख सुविधा के लिए अपने ज़िंदगी में इतना अभ्यस्त हो जाता है, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि अपने खुद के असली सुखों का वह त्याग कर देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जीवन का मूल सार क्या है, जीवन के मूल अर्थ क्या है, वह जीवन के वास्तविक सुखों को समझ ही नहीं पाता है। हम सारे मनुष्यों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम सारे मनुष्य सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और दरअसल जो असल फायदा के बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं। कोई भी मनुष्य इस दुनिया में ऐसा शायद नहीं है जो खुद को एक पल दे सके, अपने आप को मौका दे सके, अपने आप से हालचाल पूछ सके, अपने आप से मोहब्बत कर सके, अपने आप से प्रेम कर सके और अपने आप से पूछ सके कि यार तुम कैसे हो, तुम ठीक हो कि नहीं हो। शायद कोई मनुष्य ऐसा होगा ही नहीं। बहुत गिने चुने शायद लोग होंगे जो अपने आप को पल देते होंगे, अपने आप को मौका देते होंगे और अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे। इस संसार में यदि आपको वास्तविक रूप से सुख और शांति पानी है तो सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत करना सीखिए। जो मनुष्य अपने आप से मोहब्बत करता है वो दूसरों से भी मोहब्बत कर सकता है, लेकिन मनुष्य यहाँ पे अपने आप से मोहब्बत नहीं करता। हाँ, मनुष्य सिर्फ मौत से डरता है, सिर्फ मनुष्य मौत से डरता है, उसको सिर्फ मौत का भय होता है, लेकिन वो मोहब्बत खुद से सच्चा कर ही नहीं पाता। और जो इंसान खुद से सच्चा मोहब्बत कर पाता है वो दूसरों को भी सच्ची मोहब्बत दे पाता है। कभी यहाँ पे ये कहना चाहता है, लेखक ये कहना चाहता है कि हम सारे मनुष्य ना अपने उन सुखों के चक्कर में अपना टाइम इतना ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं कि अपने खुद के लिए, अपने वास्तविक सुख के लिए, खुशी के लिए हम टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर है? इसका सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सुनिएगा ध्यान से इसका। कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए, सारी चीजें स्थिर हो जाएं, तो क्या होगा? फिशरमैन इन अ कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल। तो जो मछुआरा है, जो कि कोल्ड, जो कि ठंडे सागर में जो ये मछुआरा दिखाई दे रहा है, यह मछुआरा किसी मछली को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी दूसरे जीव जंतु को कोई कष्ट नहीं देगा, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक हिज हर्ट हैंड, और वह आदमी जो समुद्र के किनारे यह जो नमक बटोर रहा है, वह अपने घायल जो है हाथ है उसको क्या कर सकेगा? देख सकेगा। अर्थात कि जब सारी चीज़ें स्थिर हो जाएंगी तो मनुष्य अपने आप को थोड़ा समझ सकेगा, अपने आप को थोड़ा टाइम दे सकेगा, अपने अंदर के दुखों और सुखों को अनुभव कर सकेगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, करा है कि दोज माने वे लोग, हु माने जो कि, प्रिपेयर माने होता है तैयारी करते हैं, ग्रीन वार माने होता है हरित युद्ध। वे लोग जो क्या करते हैं? वे लोग जो हरित युद्ध करते हैं। किस चीज से? वार विथ गैस। जो गैस से वार माने युद्ध करते हैं। गैस से वार करने का मतलब होता है रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके युद्ध करते हैं। और वार विथ फायर, अग्नि का प्रयोग करके क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। यहाँ पे कभी इसका इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि हम जब कभी भी युद्ध की लड़ाई करते हैं, किसी प्रकार का युद्ध करते हैं, कोई हम करते हैं, तो उसमें जिन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, जो गैसेज और रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, यह हमारे पर्यावरण को क्या करती है? दूषित कर देती है। और पर्यावरण को प्रदूषित करने का मतलब है खुद को दूषित करना, क्योंकि जब आप पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो पर्यावरण में, उसी पर्यावरण में आपको रहना है, फिर वो आपको हानि पहुंचाएगा। कह रहा है कभी, कह रहा है कि वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, नाना प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं युद्ध करने के लिए, वे लोग कह रहे हैं कि विक्टोरी माने विजय पाने के लिए ऐसा करते हैं।
और यहाँ पे विजय को 2 बार मैं बताऊंगा। वे लोग विजय प्राप्त करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जब जीत हासिल हो जाती है तो उस विक्टोरी को, उस जीत का सुख का अनुभव करने के लिए नो सर्वाइवर्स, कोई शायद जिंदा ही नहीं बचता। जो लोग गृह युद्ध करते हैं, ऐसे लोग जो गृह युद्ध करते हैं विजय प्राप्त करने के लिए, वास्तविक रूप में उन जो है कि जो विजय है ना, उस विजय का उल्लास मनाने के लिए वो लोग बचते ही नहीं हैं, जिंदा ही नहीं रह जाते। यहाँ पे देखिएगा, वुड पुट ऑन, कर आए इसलिए कर आए, कभी यहाँ पे सजेशन दे रहा है इसलिए चलो ये जो रक्त युक्त कपड़े हैं इन्हें निकाल फेंको। जितने भी गृह युद्ध करने वाले हैं उनके कपड़े क्या होते हैं, खून से लथपथ होते हैं। ये कहने की एक बातचीत है, एक बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि भैया तुम्हारे हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि किसी ने पेंटिंग कर दिया है खून से उसका, अथवा इसका मतलब यह है कि उसने गलत काम किया है ना। तो यहाँ पे कभी कह रहा है कि इसलिए रक्तयुक्त जो कपड़े हैं उन्हें निकाल फेंको और पुट ऑन क्लीन क्लोथेज। पुट ऑन माने पहनो, क्लीन माने साफ सुथरे, क्लोथेज माने कपड़े, इसलिए साफ सुथरे कपड़े पहन लो। वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ कुछ पल बिताओ। अपने भाइयों के साथ वॉक माने यहाँ पे चलो, टहलो, और भाइयों के साथ चलने और टहलने का मतलब है कि कुछ पल अपने भाइयों के साथ क्या करो, बिताओ। इन शेड माने होता है छाँव में, कह रहा है कि छाँव में अपने भाइयों के साथ कुछ पल बिताओ। डूइंग नथिंग, कुछ पल के लिए, अपने भाईचारे के लिए चलो कुछ न करो, कुछ भी ना करो, सिर्फ अपने भाई के साथ रहो। यहाँ पे कभी कह रहा है कुछ न करने का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम चुपचाप बैठना है। कुछ न करने का मतलब यह जो बैड एक्टिविटीज़ है, गृह युद्ध करना, अपने फायदे के लिए लड़ाई करना, मार काट करना, झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें न करके अपने भाइयों के साथ रहो, भाईचारा को आगे बढ़ाओ, और बाकी सारी जितने भी गलत एक्टिविटीज़ हैं उन गलत एक्टिविटीज़ को मत करो। बात क्लियर है? यहाँ पे फिर से बता दूँ इसको, कह रहा है कि दो हु प्रिपेयर्स ग्रीन वार्स, वे लोग जो गृह युद्ध की तैयारी करते हैं। वार विद गैस, जो रासायनिक चीज़ों का या गैस का प्रयोग करके या फायर माने अग्नि का प्रयोग करके युद्ध करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे लोग शायद जो है कि विक्टोरी विथ नो सर्वाइवल, विक्टोरी अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद उस विजय का उल्लास मनाने के लिए शायद जिंदा ही नहीं बचते, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि इस रक्त युक्त कपड़ों को निकाल करके पुट ऑन क्लीन क्लोथेज, आप नए नए साफ सुथरे कपड़े पहनिए, और वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ जो है कि चलिए, इन शेड माने छाँव में, और डूइंग नथिंग, और इस प्रकार की फालतू जो चीज़ें हैं इसको बिल्कुल भी मत कीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे इस वाले स्टेंजा को इतना ज़बरदस्त ढंग से समझना, काफ़ी ज़बरदस्त, एकदम पूरे पोएम का दोनों पार्ट का ये बीचों बीच का भाग है। कवि कह रहा है वाट आई वांट, वाट माने जो, आई माने मैं, वांट माने चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल इस बात से कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ मत करना, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इस बात से। आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, मैं चाहता हूं कि आप इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि टोटल माने पूरी तरह से, इनएक्टिविटी माने निष्क्रियता आ जाए। मैं पूरी तरह से निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं शांत रहने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मत करो, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम निष्क्रिय हो जाइए, एक लाश के समान हो जाइए, एक मृतक के समान हो जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इस बात से कंफ्यूज मत होना तुम। कह रहा है लाइफ इज, जिंदगी है, जिंदगी को पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं करना है, ये जिंदगी है। और यहाँ पे जो छोटी सी बात लिखा है, एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अबाउट, ये जिंदगी किस लिए है, ये जिंदगी जो है ये जिंदगी किस लिए है, इस बात से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यह जिंदगी है और इस जिंदगी को जीवंत रूप में जीना चाहिए, लेकिन बिना किसी को कष्ट पहुंचाए। ये जिंदगी है, इस जिंदगी को तुम्हें जीना है, पूरी तरह से इस अपने जीवन को निष्क्रिय नहीं कर देना है, एक लाश के समान नहीं कर देना है, मृतक के समान नहीं जिंदगी जीना है। ये जो जिंदगी है ये किस लिए है ये समझो, जीवन को जीवंत रूप में जीने की जरूरत है ना।
लेकिन आई वांट नो स्ट्रक विद डेथ, मेरा मैं चाहता हूँ, आई वांट मैं चाहता हूँ, नो स्ट्रक विद डेथ, यहाँ पे मृत्यु से बिल्कुल भी इसका कोई संबंध नहीं है। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, नो स्ट्रक विथ डेथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्रेज है और इस पूरे का मतलब है मृत्यु से कोई संबंध न होना। मैं जो एक कहना चाहता हूँ, जिस निष्क्रियता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई मृत्यु से संबंध नहीं है, अर्थात कि मैं पूरी तरह से निष्क्रिय होने के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक मृतक या एक लाश की तरह रहने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये जिंदगी है और इस जिंदगी को जीना है, इस जिंदगी को जीवंत रूप में जीने की जरूरत है, लेकिन बैड एक्टिविटीज को त्याग करके। इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज तुम मत होना। बात क्लियर है? आगे चलें कि इसको देखें एक बार फिर से, आगे चलें, चलिए देखिए आगे। करा कि इफ माने यदि, वी वर नॉट माने हम नहीं, सो सिंगल माइंडेड माने इतने ज़्यादा एकाग्रचित न हो। करें कि यदि हम इतना ज़्यादा एकाग्रचित नहीं होते हैं, एकाग्रचित होने का मतलब एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, और वह ध्यान किस चीज़ पर केंद्रित करने की बात हो रही है, कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अपने ज़िंदगी को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए। हर मनुष्य क्या सोचता है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँगा, और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के बारे में, अपने जीवन के बारे में पर्सनली सब व्यक्ति सिर्फ अपने सुख और सुविधा के बारे में सोचता है। कह रहा है कि यदि हम सिर्फ अपने जीवन के बारे में, अपनी खुद की ज़िंदगी हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम एकाग्रचित होकर के यदि नहीं सोचते हैं, और फॉर वंस माने एक पल के लिए, कुड डू नथिंग, और कुछ भी नहीं करते हैं, और एक पल के लिए हम अगर कुछ नहीं करते हैं, तो परहैप्स माने शायद, ये ह्यूज माने एक बहुत बड़ी सी, साइलेंस माने शांति कायम होगी। अगर हम कुछ ना करें और सिर्फ अपने जीवन के बारे में ना सोचें कि हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, तो शायद अगर हम कुछ नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति कायम होगी, और यह जो शांति कायम होगी माइट इंटरप्ट माने रोक देगी, दिस माने इस सैडनेस माने उदासी को। तो मनुष्य के अंदर जो उदासी है, जो दुख है, उस दुख को, उस उदासी को क्या कर देगी, दूर कर देगी। यदि हम कुछ ना करें, बैड एक्टिविटीज़ ना करें, तो एक बहुत बड़ी शांति कायम होगी जो हमारे दुखों को क्या कर देगी, खत्म कर देगी या रोक देगी। बात क्लियर है? इसलिए, और यहाँ पे दूसरी बात है, नेवर अंडरस्टैंड, यह कभी मत समझना, अवर सेल्फ माने स्वयं, यह स्वयं कभी मत समझना कि यह थ्रेटनिंग माने धमकी है, अवर सेल्फ माने स्वयं को दी जा रही है, विथ डेथ माने होता है मृत्यु से। ये मत समझना कि यह मृत्यु से दी जाने वाली कोई धमकी है। निष्क्रियता हो जाने का मतलब ये मत समझ जाना कि यहाँ पे आपको पूरी तरह से मृतक हो जाना है ना। यहाँ पे पूरी तरह से शांति का मतलब है कि शांति से जीवन को व्यतीत करना है, न कि पूरी तरह से निष्क्रिय जीवन को कर देना है। बात एकदम क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलें। कराए परहैप्स माने शायद, यहाँ पे देखिएगा ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को अच्छे से समझना। कह रहा है ना, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल स्थूल पड़ चुके हैं, एकदम निष्क्रिय सा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसा दरअसल होता नहीं है। कह रहा है यहाँ पे कभी कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद यह प्रकृति हमें टीच माने पढ़ा सकती है, शायद यह प्रकृति हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? वेन माने जब, एवरीथिंग माने हर चीज, सिम्स माने प्रतीत हो, डीड माने मरा हुआ। शायद यह प्रकृति हमें यह सिखा सकती है कि जब हर चीज कैसी दिखाई दे, एक मृतक के समान प्रतीत हो, लेटर माने बाद में, प्रूफ माने ऐसा साबित होता है जैसे कि यह लाइव माने होता है वह जीवित हो जाएगी। इस लाइन को समझना, ये लाइन क्या कर रहा है, कभी ऐसा प्रकृति हमें सिखा सकती है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो चीज़ें बिल्कुल निर्जीव हैं, निष्क्रिय हैं, बिल्कुल शांत है, अक्सर ऐसी चीज़ें होती है ना कि जो व्यक्ति शांत होता है तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर गुण ही नहीं है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर गुण ही नहीं है, वह गुणहीन है। शांत व्यक्ति को अक्सर लोग समझते हैं, शांत और स्थिर रहने वाले व्यक्ति को समझा जाता है कि वह बिल्कुल गुणहीन है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। बाद में साबित होता है कि वह आदमी के अंदर कितना गुण था और कितना अवगुण था, वह व्यक्ति दरअसल कैसा था, यह जो है कि बाद में प्रतीत होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी इसके बारे में कहा था कि जब किसी भी स्थिर रहने वाले व्यक्ति को, शांत रहने वाले व्यक्ति के हृदय को उसके अत्यंत गहराइयों से इसको जब कुरेद दिया जाता है, उसको चोटिल कर दिया जाता है, उसके हृदय को जब कष्ट पहुंचा दिया जाता है, तो वह व्यक्ति अपने अंदर के, अपने हृदय के, अपने जो गुण है उसका वह सर्वोत्तम जो है कि गुणों का वह क्या करता है, वह प्रदर्शन करता है।
तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि प्रकृति हमें एक चीज़ सिखा सकती है। कैसे सिखा सकती है मैं बता रहा हूँ। एक बीज होता है, बीज, वह बीज जो होता है वह बिल्कुल नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? निर्जीव। एक गेहूं का बीज ले लीजिए, वह गेहूं का बीज बिल्कुल निर्जीव है, मृतक के समान है। लेकिन वह मृतक के समान या डीड पड़ा हुआ जो गेहूं का बीज है वह बाद में प्रतीक होगा जीवित। उसी बीज से अंकुर फूटेगा और वह एक जिंदा पौधा बनेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कभी समझा रहा है कि ये प्रकृति हमें ये सिखा सकती है कि जो चीज़ निर्जीव दिखाई दे रही है, जो चीज़ मृतक के समान दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि वह मृतक ही हो सकता है कि यह बाद में जीवित साबित हो। जिस प्रकार से एक बीज होता है, वह बीज जो है कि वह मृतक के समान होता है, यह मरा हुआ दिखाई पड़ता है, निष्क्रिय दिखाई पड़ता है, लेकिन बाद में उसी में से बीज अंकुरित होता है और एक जो है कि क्या करता है, एक जो है कि वनस्पति का या एक पुष्प का वह क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर है? एक पौधे का वो निर्माण करता है। इसलिए नाउ आई विल काउंट अप टू 12 कर रहा है कभी कि अब मैं 12 तक की गिनती गिनूंगा। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, मैं आपको हर बात बता दिया और अब मैं 12 तक की गिनती गिनूंगा। यू कीप क्वाइट और आप शांत रहना। आई विल गो और मैं चला जाऊंगा। बात क्लियर है एकदम? पूरे तरह से पोएम के हर एक सेंस को दिया गया जबरदस्त तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, परीक्षा में गारंटी आता है ना? अच्छे से तैयार करिएगा। इसका क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।